देखिएगा, कल हमने यहाँ तक अपनी सारी क्लास कंप्लीट कर ली थी और अब हम आगे बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो जो अंतस्थ व्यंजन है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम यानी कि लेस यानी कि बहुत थोड़ी वायु बाहर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4, जैसे या, वा, रा और ला। ये जो चारों के चारों वर्ण हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से गर्म वायु समान मात्रा में प्रवाह होती है या निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी भी संख्या 4 होती है। तीनों जो सा होते हैं, सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और सपेरे वाला सा, इसके साथ हा, ये चारों क्या कहलाती है? ऊष्म ध्वनियाँ कहलाती है। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे क्षत्रिय है, तो ये कैसे बना हुआ है? ये का के नीचे हलंत और पेट पटासा वाला सा को मिलाकर बना हुआ है अक्षत्रिय। स्वर रहित व्यंजन प्लस स्वर सहित व्यंजन को हम क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। देखो, स्वर रहित का मतलब क्या है कि जो का के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसमें स्वर नहीं लगा, यानी कि स्वर रहित है। और जो पेट पटासा है, इसके नीचे हलंत नहीं है, तो यानी कि इसके साथ स्वर है, यानी कि स्वर सहित है। तो जब हम एक स्वर रहित व्यंजन को और एक स्वर सहित व्यंजन को आपस में मिलाते हैं, तो हमारा संयुक्त अक्षर बन जाता है, जैसे क्षत्रिय। इसके बाद जैसे त्र त्रिशूल वाला त्र है, ये बनता है ता प्लस रा से। ज्ञानी वाला बनता है जा प्लस अय्या से। और शर्मिक वाला शा बनता है सा प्लस रा से। तो इस तरीके से ये 4 के 4 जो हैं, ये संयुक्त अक्षर व्यंजन या संयुक्त अक्षर ध्वनियाँ हैं। आगे बात करते हैं हम अयोगवाह व्यंजन की। जो वर्ण ए के योग से मिलकर बने हैं, किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं। देखो, बने तो किससे हैं? ए के योग से, और अर्थ किसका प्रकट करते हैं? व्यंजन के लिए। तो उन्हें अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। इसका दूसरा नाम असंगत व्यंजन भी है, या तो इसको अयोगवाह कह लो या फिर इसको असंगत व्यंजन कह लो, एक ही बात है। जैसे आ यानी कि जो आगे ऊपर बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं, और आगे पीछे जो 2 बिंदी होती है इनको विसर्ग कहते हैं। यानी कि अनुस्वार और विसर्ग वाली जो ध्वनियाँ हैं, इनको अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। देखो, ये बनी तो किससे है? ए से, और ए क्या होता है? स्वर। लेकिन ये काम किसका कर रही हैं? व्यंजन का। तो इसलिए इनको अयोगवाह व्यंजन कह दिया जाता है या असंगत व्यंजन कह दिया जाता है। आगे बात करते हैं उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठती है, उठकर झटके से नीचे गिरती है, उन्हें उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे डा, ढा। तो आप बोल कर देखिए डा और ढा को, तो आपकी जीभ झटके से ऊपर उठेगी और फिर नीचे गिरेगी। तो इसी को कहा जाएगा उत्क्षिप्त यानी कि द्विगुण व्यंजन। किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, यानी कि कभी भी अगर आपको कोई शब्द बना हुआ नजर आता है और उसके पहले, जैसे मैं बोल दूं ये लिखा हुआ है ढोलक, तो कभी वर्तनी शुद्ध में आ जाएगा, जब ढोलक के नीचे ऐसे बिंदी लगा देंगे, तो ऐसे जो ढोलक होगा वो गलत होगा। क्योंकि कभी भी उत्क्षिप्त व्यंजन से या प्रक्षिप्त व्यंजन से क्या नहीं होती? शब्द की शुरुआत नहीं होती। इन व्यंजनों का प्रयोग शुरू में नहीं होता। जैसे ढोलक, ढक्कन, डमरू। तो अगर मैं डे के नीचे, ढे के नीचे और इनके नीचे अगर ढे, डे और डे बिंदी लगा दूंगी, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या कहा गया है? किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि जब भी द्वित्व व्यंजन का प्रयोग होगा, वहाँ पर उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे कबड्डी, अड्डा, बिल्ली, चक्की, टक्कर। देखो, द्वित्व व्यंजन का क्या होता है कि एक अक्षर तो पूरा आता है, एक अक्षर, एक वर्ण जिसको बोल सकते हैं, वो पूरा होता है और एक आधा होता है। जैसे कबड्डी में जो डा के नीचे हलंत है, आधा है, और जो ई की मात्रा के पास वाला डा है, ये पूरा है। तो द्वित्व व्यंजन में डा 2 बार आया है, एक बार आधा और एक बार पूरा। इसी अड्डे में डा 1 बार आधा, 1 बार पूरा। बिल्ली में एक आधा ला, एक पूरा ला। चक्की में आधा का, पूरा का। टक्कर में आधा का और पूरा का। तो द्वित्व व्यंजन में भी कभी भी उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लिया कि हम डा के नीचे बिंदी लगा दें, तो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि अगर डा 2 बार आया हुआ है तो उनके नीचे बिंदी वाला डा नहीं होगा, यानी कि उत्सिप्त व्यंजन का यूज नहीं होगा। आगे बात करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों में उत्सिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे बोर्ड, रिकॉर्ड, ये शब्द होते हैं, इनके नीचे अगर मैं डा के नीचे बिंदी लगा दूँ, डा के नीचे लगा दूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्सिप्त व्यंजन का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में नहीं करा जाता है। आगे बात करते हैं, डा और ढा के तुरंत पहले, एकदम से इंस्टेंट पहले और उसके बाद अनुस्वार हो तो उत्सिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं करते। यानी कि जैसे ये ग्राउंड शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है तो डा का है, देखो ये वाला जो डा लिखा हुआ है, ये जो लास्ट में डा लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ना डा और टा के तुरंत पहले या बाद अनुस्वार हो, तो देखो डा के तुरंत पहले ऊ के ऊपर क्या लिखा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदी सी लगी हुई है ना, ये अनुस्वार लगा हुआ है। अगर ये अनुस्वार इससे पहले लगा हुआ है तो यहाँ पे डा के नीचे बिंदी नहीं आएगी, डा के नीचे बिंदी अगर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, आगे देख लेते हैं दंत मूल यानी कि वर्त्स्य व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवानीक वर्त्स अर्थात ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करती है, यानी कि जो जीव और नाक के ऊपर जो मसूड़ा होता है ना, ऊपरी मसूड़ा जिसको बोलते हैं, वो उस जीव उसको स्पर्श करती है, या फिर वर्तस्य के पास जाते समीप जाती है और एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है, यानी कि बैक हट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कैसे, दंतमूल या फिर वर्तस्य व्यंजन। जैसे ना, सा, रा, ला, जा, ढा और ढा, यानी कि दोनों तो उत्सिप्त व्यंजन हो गए, ना, सा, रा, ला हो गए, और जा यानी कि नुक्तायुक्त ध्वनि हो गई। ये जो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 के 7 वर्ण यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये दंतमूल या फिर वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं। आगे बात करेंगे हम लुंठित व्यंजन की। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है उसे लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे रा, तो जब रा बोलते हैं तो इसका उच्चारण करते टाइम जो जीभ होती है ना, जीभ की नोक वायु से रगड़ खा, जैसे बोलते हैं रा, तो जीभ कांपती है, इसीलिए उसको लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन कह दिया जाता है। आगे बात करते हैं हम पार्श्विक व्यंजन की। जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास वायु बगल से प्रवाह होता है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे बोलो ला, तो जो ला बोलेंगे तो जीभ ऊपर खड़ी हो जाएगी और जो हवा है यानी कि वायु है वो जीभ के दोनों सिरों से बाहर आएगी, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, इसको बोला जाएगा पार्श्विक व्यंजन। इसके बाद आता है काकल्य वर्ण। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर बाहर निकलती है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। काकल्य वर्ण सिर्फ एक होता है हा, तो यानी कि क्या होता है, इसमें मुख गुहा खुली रहती है और वायु जो होती है वो कंठ को खोलकर बाहर निकलती है, जैसे बोलो हा, तो हा जो होते हैं वो काकल्य वर्ण है। इसके बाद आता है धितु व्यंजन। धितु व्यंजन मैंने बताया था, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, कोई भी स्वर ना हो तो उसे धितु व्यंजन कहते हैं। जैसे सत्ता में आधा तय और पूरा तय, लेकिन आधा ता के बाद में क्या है, कोई स्वर नहीं है, लेकिन पूरा ता के बाद में आ का डंडा है यानी कि आ जुड़ा हुआ है। धक्का में आधा का है और पूरा का है, का आधे का के बाद स्वर नहीं है, क्योंकि अगर कोई वर्ण आधा है तो उसका मतलब उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक वर्ण आधा है और वही वर्ण दोबारा पूरा आ जाए तो उनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे अड्डा, कुत्ता, दिल्ली, बिल्ली, कलकत्ता, खट्टा, मक्का, पक्का, लज्जा, रस्सी, पत्ता, कद्दू, यहाँ तक पट्टी, मीठी आदि शब्द लिखे हैं, सब द्वित्व व्यंजन हैं। जैसे एग्ज़ाम में वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं जो डायरेक्ट फैक्ट के तौर पे पूछे जाते हैं। जैसे अगर पूछ ले कंठ्य व्यंजन, तो ये होते हैं आ के पीछे विसर्ग और हा, ये दोनों क्या हैं, कंठ्य व्यंजन हैं। तालुव्य व्यंजन हो जाते हैं हमारे सा और या। मूर्धन्य व्यंजन होते हैं हमारे डा, ढा, रा और सा। दंत्य व्यंजन होते हैं हमारे ला, सा और जा। इसी तरीके से स्वर तंत्रीय व्यंजन क्या होता है, हा, इसको क्या बोल सकते हैं, स्वर तंत्रीय व्यंजन, या फिर इसको हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था आपको, इसको काकल्य वर्ण भी कहते हैं। दंतोष्ठ यानी कि जो दांत और होठ की सहायता से बोले जाते हैं वो वाह होता है। संघर्षहीन व्यंजन यानी कि जिनको बोलते टाइम संघर्ष नहीं करना पड़ता तो वो होते हैं या और वाह। क्या बोलते हैं इनको, या और वाह। और इन दोनों को ही हम क्या बोल देते हैं,
संघर्षहीन व्यंजन इनको बोल देते हैं। प्रकंपित व्यंजन मैंने अभी आपको बताया है, वो होता है रा। आगे हम पढ़ेंगे मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन, इनको हम कल की क्लास में देखेंगे।